वेलकम टू जूरिस क्रैक। जूरिस क्रैक के इंडियन एविडेंस एक्ट के सीरीज़ में आप सबका वार्म वेलकम है। आज हम लोग डील करेंगे एडमिशन के टॉपिक से। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर द एविडेंस एक्ट। एडमिशन और कॉन्फेशन एक क्रक्स है इसका, इसे हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। वो चाहे सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो या MCQ बेस्ड एग्जामिन मतलब ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन हो, है ना। आपको इससे क्वेश्चंस आते ही हैं जहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट इन द सिलेबस है। तो सेक्शन 17 में इसे डील किया जाता है ना। सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस कहता क्या है? सेक्शन 17 कहता है ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट ओरल और डॉक्यूमेंट्री और कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। क्या है एडमिशन? सिंपल सी बात है, एडमिशन एक स्टेटमेंट है जो कि ओरल, डॉक्यूमेंट्री या कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये 3 फॉर्म में हो सकता है। इससे समझिए, तो एज पर ए सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, एन एडमिशन इज ए क्या? एक स्टेटमेंट है ना। ये सिंपल सा बात है जो कि सेक्शन 17 क्लियरली बता रहे हैं। वो किस तरह के स्टेटमेंट है? या तो ओरली, या तो डॉक्यूमेंट्री में, या तो कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आप जो भी सुबह से लेकर शाम तक बात करते हैं, मुंह से जो भी बात करते हैं, माउथ का यूज़ करते हैं, टंग का यूज़ करते हैं, दे आर द ओरल स्टेटमेंट। आप सुबह से शाम तक अपने दिनचर्या में जो भी चीज़ लिखते हैं, आप लेटर लिखते हो, एप्लीकेशन लिख रहे हो, किसी का ट्रीटी लिख रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हो, एवरीथिंग आप जो राइट कर सकते हैं ना, वो क्या हो गया? डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो गया, डॉक्यूमेंट्री स्टेटमेंट हो गया। और आज के डेट में डिजिटलाइजेशन के एज में आप जो भी ऐसा मीन यूज़ करते हो, जैसे कि व्हाट्सएप, SMS, चाहे ईमेल या किसी और तरह का इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, या कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये सभी होते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, एज पर ए सेक्शन 17 एडमिशन इज अ स्टेटमेंट। तो क्या हर एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, क्या हर एक स्टेट पे एडमिशन होगा? क्योंकि दिन भर तो हम लोग ऐसे तो कह लीजिए दिन भर में एडमिशन कर रहे हैं, नहीं। अब आगे पढ़ते हैं। An admission is a statement, oral or documentary or contained in electronic form, which वैसे statement which suggest an inference to any fact in issue or relevant fact। अब आया पॉइंट। लेकिन वैसे स्टेटमेंट को हमें छाट लेना है जो कोई सजेस्ट करे इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस को अगर कॉमन लैंग्वेज बोलिए, जो शो करे कुछ कनेक्शन या कुछ रिलेशनशिप। किससे शो करेगा ये रिलेशनशिप या कनेक्शन? टू फैक्ट इन इशू से या रिलेवेंट फैक्ट से। एग्जाम्पल आप देखते हो कभी क्रिमिनल केस में, या आपने देखा होगा कि किसी ने किसी का मर्डर किया, है ना। ए ने बी का मर्डर किया, और ए क्या करता है ना कि उसका सर काट के थाना मतलब पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है, और वो बोलता है सर मैंने ही एडमिट कर लिया। तो वो ओरली एडमिट कर लिया अपना गिल्ट कि सर मैंने कर लिया, ये भी एडमिशन है। अब कोई लड़की है, एग्जाम्पल S, उसने M को मर्डर कर दिया। अब वो जब उसका इंट्रोगेशन हुआ, पुलिस स्टेशन में गई, उसने बोला हाँ मर्डर तो मैंने ही किया है, लेकिन ये M मेरे पर बुरी नज़र रखता था, या इविल आइज रखता था, या छेड़ता था, या प्रॉब्लम करता, जिस वजह से मुझे आज गुस्सा है, मैंने मर्डर कर दिया। ये भी है स्टेटमेंट है, ठीक है। ये अब रिलेवेंट फैक्ट की बात करें, एक केस चल रहा है, 2 डॉक्टर है कोई, उस डॉक्टर ने उस पर है कि नेग्लिजेंस में उसने एक पेशेंट को उसके नेग्लिजेंस की वजह से एक पेशेंट का डेथ हो गया। केस क्या था कि उसके ऑपरेशन करना था उस पेशेंट का, और उस पेशेंट का ऑपरेशन करना था मान लो कि उसके लंग्स का, है ना। और लेकिन हार्ट उसका कमज़ोर था, और हार्ट केस के क्लिक वाले डॉक्टर ने मना किया था, अपने सर्टिफिकेशन नहीं दिया था कि आपके इतना आप फिट नहीं है कि आप ऑपरेशन कराएं। स्टिल डॉक्टर 2 ने ये ऑपरेशन करा दिया। तो इनका जो स्टेटमेंट होगा ऑन द प्रिस्क्रिप्शन, जो ये प्रिस्क्रिप्शन इन्होंने लिखा होगा, प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर 1 ने, तो ये क्या बन जाएगा? एक एडमिशन बन जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्री। आप समझ गए, ओरल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी किया जा सकता है, और डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में। तो 2 डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन करना है लंग्स का, लेकिन जब लंग्स वाले डॉक्टर ने बोला कि आप अपने हार्ट को भी चेक करा ले, तो हार्ट के डॉक्टर ने सीधा कार्डियो ने मना कर दिया कि नहीं, आपने को ऑपरेशन नहीं करना, योर हार्ट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ऑपरेटिंग दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन दिस टाइम। और ये चीज़ उन्होंने क्या हाँ लिख दी, अपने प्रिस्क्रिप्शन पे लिख दिया। लेकिन जब डॉक्टर ने वो एडमिशन विदाउट एनी रेफरेंस टू दिस प्रिस्क्रिप्शन, स्टिल वो ऑपरेट कर देता है पेशेंट को, ऑपरेशन डाइड,
तो इस केस में क्या हो जाता है, इस डॉक्टर का स्टेटमेंट रिलेवेंट है ना समझने के लिए कि नेग्लिजेंस हुआ है कि नहीं हुआ है, कि वो अपने नेचुरल डेथ हुआ है, ये चीज़ समझने के लिए। तो एडमिशन अब आप समझ गए होंगे, एकदम नॉर्मल सा डिफिनेशन है। एडमिशन क्या है, एक स्टेटमेंट है जो कि बोला जा सकता है, लिखा जा सकता है, या कंटेंट। तो एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट मेड in oral form or in documentary or contained in electronic form which suggest any inference or connection या relationship with fact in issue or relevant fact। मतलब आपको अब याद करने की जरूरत नहीं, आप अपने से अब ये आगे डेफिनेशन में पढ़ते हैं। ये चीज़ हम समझ गए कि एडमिशन क्या है, कि स्टेटमेंट है जो कि ओरल, डॉक्यूमेंट्री या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है, जो एक इन्फ्रेंस शो करे फैक्ट इन इशू से या रिलेवेंट फैक्ट से। और कौन लोग बोल सकते हैं, अब इलेक्शन है यूएस में, टेक इट एग्जाम्पल, और हम इंडियंस बोल रहे हैं उस पर कुछ, हम वोट वहाँ दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो हमारा बोलना, हमारा सोचना क्या वहाँ रिलेवेंट है? नहीं रिलेवेंट है। तो विच इज मेड बाई एनी पर्सन एंड अंडर द सर्कमस्टांसेस हेयर इन आफ्टर मेंशन। सेक्शन 17 बता रहा है कि उसी लोग का एडमिशन स्टेटमेंट एडमिशन माना जाएगा जो या सर्कमस्टांसेस माना जाएगा जिनका मेंशन किया गया आगे के सेक्शन में। सेक्शन 17 to 23 ऑफ इंडियन डील विद द एडमिशन। और ये आगे हम पढ़ेंगे, बाय एडमिशन द पर्सन एग्रीज विद द फैक्ट एजर्टेड बाय द अदर। इसे समझिए, पहले केस समझिए आप। अब मान लीजिए एक मोहन है और सोहन, दोनों भाई हैं। अब मोहन का कहना है कि ये उनकी ज़मीन है खानदानी, लेकिन इस पर एक बाथरूम का निर्माण किया गया था। किसका निर्माण किया गया था? बाथरूम का निर्माण किया गया था। और बाथरूम का जब निर्माण किया गया था, जब मतलब इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था बाथरूम को, तो उनके पॉकेट से 25 लाख रुपए लगे। मान लीजिए बहुत आलीशान सा बाथरूम हो, 25 लाख रुपए। और ये ओरल एग्रीमेंट था मेरे भाई के साथ कि जब भी ये बाथरूम जब भी हमारा पार्टीशन होगा तो ये हमें 25 लाख रुपए मिलेंगे वापस। ठीक है, ये उनका। अब ये चीज़ वो सिविल सूट में जाएंगे, सिविल सूट करेंगे। तो ये अब क्या करेंगे, बात करेंगे, ये प्लेंट डालेंगे। प्लेंट में सबसे पहले ये देंगे कि जो ज़मीन थी हमारे पिताजी श्री रोहन जी का था। ठीक है, पहला पॉइंट तो होगा। उस सेकंड पॉइंट होगा कि ये ओरल कॉन्ट्रैक्ट, एक बाथरूम कंस्ट्रक्ट हमने किया। और तीसरा, ये अपने फंड से मैंने कंस्ट्रक्ट किया। चौथा, और ये ओरल कॉन्ट्रैक्ट था कि जब भी ये पार्टीशन में किसी और पार्टी को जाएगा तो वो मुझे पैसा देगा इसका। अब जब एडमिशन, जब आप अगर आप थोड़ा सा भी सीपीसी जानते हैं, तब आप थोड़ा सा भी सीपीसी अगर जानते हैं तो सबसे पहले अगर प्लेंट अगर जाता है, कोई प्लेंटिफ है, तो कोर्ट क्या करता है, टाइम दे के बोलता है डिफेंडेंट आप भी कुछ ना कुछ तो दीजिएगा। तो आप उसका काउंटर फाइल करते हैं। काउंटर क्या होता है आपका? WS, दैट इज द रिटन स्टेटमेंट। तो रिटन स्टेटमेंट में आप क्या लिखिएगा, ये प्लेंट के पॉइंट नंबर 1, दैट इज हु इज द ओनर ऑफ द लैंड। तो इससे आप एडमिटेड है, नहीं, इसमें कोई तरह का, किसी भी तरह का कोई वाद विवाद नहीं है कि ज़मीन रोहन जी का नहीं है, ये हमारे पिताजी रोहन जी का है, इस बात को मैं एडमिशन कर रहा हूँ। सेकंड, किस तरह का कोई ओरल हाँ, बाथरूम का निर्माण है वहाँ पे, हाँ, ये भी एडमिटेड पॉइंट है कि कंस्ट्रक्शन किया गया है। तीसरा, क्या कोई ऐसा ओरल एग्रीमेंट था? नहीं, ऐसा कोई ओरल एग्रीमेंट नहीं था। चौथा, आप उसको डिस्प्यूट कीजिएगा, आप बोलिएगा उनके फंड से, पर्सनल फंड से नहीं बना था, ये हमारे फैमिली के जॉइंट फंड से बना था। तो 2 पॉइंट को जो आपने एडमिट कर लिया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, आपके प्लेंट में 4 पॉइंट है टोटल। सॉरी, यहाँ पे आपके प्लेंट में और WS बाथरूम है, ये एक ज़मीन थी, ज़मीन में ये मान लीजिए बाथरूम था, ज़मीन थी रोहन जी की जो बाद में बटा सोहन और मोहन में। मोहन प्लेंटिव था, सोहन क्या हुआ, डिफेंडेंट हुआ, दोनों भाई। अब मोहन का क्या कहना था कि ज़मीन, द लैंड किसका है, रोहन का, उनके पिताजी का लैंड है ना। दूसरा, एक बाथरूम का कंस्ट्रक्शन किया गया है। तीसरा, ओरल एग्रीमेंट किया गया है, किस बात के लिए? 25 लाख जो बाथरूम में मेरे लगे हैं देने के लिए।
अब जब WS आपका फाइल करता है डिफेंडेंट, दैट इज अ रिटन स्टेटमेंट, तो बोलता कि हाँ पॉइंट 1 एडमिटेड, हाँ ये ज़मीन किसकी है, रोहन जी की है। सेकंड पॉइंट एडमिटेड, हाँ बाथरूम तो है ही वहाँ पे। थर्ड पॉइंट नो ओरल एग्रीमेंट, ऐसा कोई ओरल एग्रीमेंट था ही नहीं। फोर्थ पॉइंट 25 लाख देने की बात हुई, ये पैसा तो दिया गया लेकिन ये फैमिली फंड से था, उनके पर्सनल फंड से नहीं था, फैमिली फंड से था। तो ये जो 2 पॉइंट पे एडमिशन हो गया, तो कोर्ट का टाइम तो बहुत प्रीशियस होता है ना, कोर्ट टाइम इज़ वेरी मच प्रीशियस। ऐसे भी हमारे यहाँ इतना कोर्ट केस में पेंडेंसी चल ही रहा है, और क्यों कोर्ट को लोड दिया जाए, कोर्ट टाइम बहुत प्रीशियस है। तो ये 2 पॉइंट में क्या कोई वाद विवाद किसी तरीके का आगे टाइम होगा नहीं, इसे हटा दिया जाएगा। चलो जो पॉइंट आपने एडमिट कर लिया है सिविल केस में, उस पर कोई वाद विवाद, उस पर कोई आगे डिस्कशन नहीं। ये इस पर हम क्यों डिस्कस करें कि ज़मीन किसकी, रोहन की नहीं है, क्योंकि दोनों प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट, ये मान तो रहे हैं ना कि ज़मीन रोहन जी की, इस पर कोई डिस्कशन नहीं। बाथरूम की बात, बाथरूम है ज़मीन पे, इस पर भी कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। अब डिस्कशन जो कोर्ट में होगा, पूरा जो कोर्ट में ट्रायल चलेगा, कोर्ट में सूट जिस पास पे होगा कि क्या कोई ओरल एग्रीमेंट था इन दोनों भाइयों के बीच में, क्या जो फंड का इस्तेमाल किया गया वो मोहन का पैसा था या फैमिली फंड रोहन सोहन मोहन तीनों का था, इस पर डिस्कशन होगा। तो इसी में तो कहा गया था बाय एडमिशन द पर्सन एग्रीज दैट द फैक्ट एजर्टेड बाय अदर पार्टी, मोहन के द्वारा अजर्ट किया गया, सोहन ने माना, इज ट्रू admission of the fact in court help in dispensing with the production of evidence during judicial proceeding and it's save precious जुडिशियल टाइम। आप समझ गए, आपने क्रिमिनल कोर्ट में भी देख लिया क्या मामला हुआ, क्रिमिनल केस में यहाँ पे आपने देखा, और सोहन मोहन के केस में, सिविल केस में भी आपने देखा कि सिविल केस में अगर कोई एडमिशन हो जा रहा है तो आपका जो बहुमूल्य समय है कोर्ट का वो बच जा रहा है। और क्रिमिनल केस में भी एडमिशन होता है तो समय बचता है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमें एक रिलेवेंसी समझ में आ जाती है। द डिफिनेशन ऑफ एडमिशन इज इनकम्प्लीट अंडर सेक्शन 17। ऐसा क्यों है आप समझते हैं, क्योंकि इसमें ये कहा तो जरूर गया है कि एडमिशन एक स्टेटमेंट है जो कि ओरल, डॉक्यूमेंट्री या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा, जो कि एक इन्फ्रेंस शो करेगा, एक रिलेशनशिप शो करेगा, एक कनेक्शन शो करेगा किसके साथ, फैक्ट इन इशू और फैक्ट रिलेवेंट फैक्ट के साथ। लेकिन इसको देंगे कौन से लोग, किस सर्कमस्टांसेस में कौन सा पर्सन एडमिशन दे सकता है, कि हर एक आदमी का हर एक पर्सन का एडमिशन एडमिसिबल हो जाएगा, किस कंडीशन में, सर्कमस्टांसेस में आपका एडमिशन एडमिसिबल, इसका कोई बात नहीं किया गया है। दैट्स वाई कहा गया है ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। तो कंप्लीट क्या होगा, द लिस्ट ऑफ पर्सन बाय हु एन एडमिशन कैन बी मेड इज फाउंड इन सेक्शन 18। किस व्यक्तियों के द्वारा एडमिशन किया जा सकता है वो सेक्शन 18 में। क्यों, मैं ये चीज़ आपको समझा देता हूँ। अभी कोई केस होता है जैसे आर्यन केस, आजकल ड्रग का केस बहुत ज़्यादा चल रहा था। अब इसमें 1-2 पार्टी तो है ही, पहले से मीडिया आ जाती है, तो मीडिया के द्वारा दिया जा रहा सारा स्टेटमेंट टीवी पे, इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट, उसे एडमिशन मान लिया जाए तो फिर तो केस ही ख़त्म हो जाए, है ना। ये तो पार्टी ही नहीं है, ये किसी तरह का इनके द्वारा किया गया कोई भी स्टेटमेंट वो एडमिशन बन ही नहीं सकता है। किसी भी तरह का सजेस्ट कर ले इन्फ्रेंस, क्योंकि नहीं, क्योंकि सेक्शन 18 में लिस्ट दिया हुआ है जो पर्सन एलिजिबल है एडमिशन करने के लिए। द सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट कैन बी मेड आर मेंशन अंडर सेक्शन 18 to 13। और किस सर्कमस्टांसेस में होगा वो 18 to 13। देन द कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगा, एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट, सिंपल सा डेफिनेशन है, बिना याद कि आपको याद हो जाएगा अगर आप कंसेप्ट याद कर रहे हैं। एन एडमिशन इज स्टेटमेंट मेड इन oral form or in documentary form or continuous form suggesting an inference to fact in issue or relevant fact made by the person mentioned under section 18 or under circumstances contained in section 18 to 13। बेस्ट डिफिनेशन है ये, आप इसे कहीं भी लिख सकते हैं और इसको याद करने की ज़रूरत नहीं। आप पूरा एक सोचो, क्या है एडमिशन, एक स्टेटमेंट है जो ओरल, डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिया जा सकता है। किस तरह का कनेक्शन, किस तरह का इन्फ्रेंस, किस तरह का रिलेशनशिप शो करेगा, किसके साथ शो करेगा, तो फैक्ट के साथ, फैक्ट इन इशू के साथ या रिलेवेंट फैक्ट के साथ। और कौन लोग दे सकते हैं, वैसे लोग जो एलिजिबल हैं अंडर सेक्शन 18 और उस सर्कमस्टांसेस में एडमिशन होगा जो मेंशन किए गए हैं 18 to 30 में। सिंपल सा कंसेप्ट। आइए, द डेफिनेशन ऑफ एडमिशन इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट। इट में भी हम लोग ने बहुत बार पढ़ ली। इट में भी ओरल, डॉक्यूमेंट्री, कंटेन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इट में सजेस्ट इन्फ्रेंस टू फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। एडमिशन विल रिलेवेंट ओनली, मीडिया के द्वारा कहीं नहीं रिलेवेंट हो सकता है, क्योंकि इट इज मेड बाय एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन द एक्ट सेक्शन 18 में। एडमिशन इज रिलेवेंट ओनली इन सर्कमस्टांसेस मेंशन अंडर द
इन दिस एक्ट विच आर मेंशन अंडर 18 to 13। बहुत ही नॉर्मल। आप अगर इस तरह का अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है एडमिशन पर, उसे आप समझ लोगे, यू विल नॉट नीड टू मेमोराइज दिस थिंग ऑल। क्या है कि ये इतना कंसेप्चुअल चीज़ है जिसे अगर आप याद कर लोगे ना, मतलब इसे अगर आप समझ लोगे तो 3-4 पेज आप इसी तरह से लिख दोगे। और अगर आपने इसको याद करने की कोशिश किया तो सब कुछ भूलने लगोगे। तो एडमिशन विल बी रिलेवेंट। तो हमने पूरा तरह से एडमिशन समझ लिया कि एडमिशन एक स्टेटमेंट ही है, लेकिन ऐसा स्टेटमेंट है जो कि एक रिलेशनशिप शो करे फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट से। अब कौन लोग दे सकते हैं ये देखिए लिस्ट 18 में, बाय द पार्टी हु इज प्रोसीडिंग। भाई दो पार्टी है ए बी के बीच में तो होना ही होना है। बाय द एजेंट हु हैज़ बीन ऑथराइज बाय द पार्टी। अगर ए का कोई एजेंट ऑथराइज किया गया है इसी काम के लिए तो होना ही है, सिंपल सा बात है। स्टेटमेंट मेड बाय एनी रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। अगर किसी ने कोई सूट किया इन द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर तो उन पूरे ग्रुप का तो वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो कैरेक्टर में है, तो उसके द्वारा किया गया कोई भी एडमिशन होगा। पीपुल इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर। मेरा कोई इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर में। सब्जेक्ट मान लीजिए आई एम ए, मैं क्या हूँ, एक हिस्सेदार हूँ। एक मान लीजिए ये ज़मीन है, इसमें केस ए और बी के बीच में चल रहा है और ए से मैं आता हूँ, ए का मैं एक अंश हूँ। अगर ए केस हार जाएगा तो क्या मुझे ज़मीन में हिस्सा मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ए से आता हूँ। पर्सन बाय वॉम पार्टी ड्राइव इंटरेस्ट, सेक्शन 18। अब इस सेक्शन ड्राइव इंटरेस्ट किस तरह का इंटरेस्ट? कुछ भी इंटरेस्ट हो सकता है। एक मान लीजिए एक ट्रस्ट का केस चल रहा है, उस ट्रस्ट में मेरा कुछ पार्ट है। अगर ये ट्रस्ट केस हार जाती है तो ये जो मेरा पार्ट है वो ख़त्म, ज़ीरो, नल, है ना। आई हैव अ इंटरेस्ट इन द शेयर, ये ट्रस्ट। अब मैं वो ट्रस्ट केस हार जाती है। एग्जाम्पल इसको अगर थोड़ा और वाइट में आप समझ सकते हैं, कोई एक लिमिटेड कंपनी है जो शेयर बाज़ार में लिस्टेड होती है, उसमें उसके केस में हम क्यों इंटरेस्टेड हो जाते हैं? अगर उस कंपनी की वैल्यूएशन 1000 करोड़ हो सकती है, 10,000 करोड़ हो सकती है, 1,00,000 करोड़ हो सकती है, और हम लेते हैं उसके शेयर 1,000 रुपये के, स्टिल वी इंटरेस्ट इन देयर केस। अगर कोई केस पे वो कंपनी का केस हो जाता है उस लिमिटेड कंपनी पे, हमने तो 1000 रुपये का शेयर लिया हुआ है, कंपनी 1,00,000 करोड़ की है, हमें लगता है कि हमारी कंपनी केस हार रही है, क्योंकि हम अगर कंपनी केस हारेगी और उसका शेयर का वैल्यूएशन घटेगा, वो 900 रुपये हो जाएगा, वो 500 रुपये होगा, तो मेरा इंटरेस्ट तो घटेगा ना, मेरा इंटरेस्ट तो खराब हो रहा है ना। तो वही बात बोला, पर्सन बाय वॉर्म पार्टीज ड्राइव इंटरेस्ट। एडमिशन बाय पर्सन उस पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू द सूट। अब वैसे पार्टी के वैसे पर्सन्स का एडमिशन जिसे प्रूफ करना ज़रूरी है दोनों पार्टियों के बीच में, थर्ड पार्टी का, इसे हम समझेंगे इलिस्ट्रेशन में सेक्शन 19 बहुत अच्छे ढंग से। एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रिफर्ड बाय ए पार्टी टू सूट। अब रेफरी के पास किसी को भेजा गया है, दो पार्टी हैं, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जो एम्पायर साहब फैसला कर देंगे ना वही हम मानेंगे। ए और बी ने फैसला कर लिया कि जो फैसला यू साहब देंगे वही हम मानेंगे, तो दैट्स द उस पार्टी यू का जो भी एडमिशन होगा वो रिलेवेंट होगा, उसे एडमिसेबल माना जाएगा। तो एडमिशन इज रिलेवेंट ओनली इन सर्कमस्टांसेस मेंशन इन द एक्ट। थोड़ा सा हम बेयर एक्ट को पढ़ लेते हैं। बेयर एक्ट पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 17 पढ़ते हैं। तो एडमिशन, अब जूरिस क्रैक पे आप सारे के सारे जितने भी लॉ हैं उनके बेयर एक्ट को एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे, और इसके नोट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं juriscrack.com पे। तो एडमिशन इज डिफाइंड, कैसा डिफाइंड? एडमिशन डिफाइंड, सेक्शन 17 कहता है एडमिशन डिफाइंड। देन एडमिशन 17. तो an admission is a statement, oral or documentary or contained in electronic form, which suggests an inference to any fact in issue or relevant fact, which is made by any other person under the circumstances herein mentioned। सिंपल सा सेक्शन था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। अब आइए सेक्शन 18 पे। एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। सिंपल सा ये भी है। इसमें क्या है? स्टेटमेंट मेड बाय ए पार्टी टू द प्रोसीडिंग, जो पार्टी है प्रोसीडिंग तब वो होगा, बाय एजेंट विच पार्ट सच पार्ट, उसके एजेंट के द्वारा भी किया जाएगा। फ्रॉम द कोर्ट अंडर रिगार्ड एक्सप्रेसली अप्लाइडली ऑथराइज बाय हिम टू मेक देम। वैसा एजेंट जिसको ऑथराइज किया, अब कोई अनऑथराइज आदमी कैसे कर सकता है? तो पार्टी उसकी ऑथराइज एजेंट के द्वारा। बाय सूटर इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, कि इसके जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर सूट कर रहा है। स्टेटमेंट मेड बाय पार्टीज टू सूट सोइंग और सुइड इन द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, नॉट एडमिशन अनलेस दे आर मेड इन द पार्टी मेकिंग देम हेल्ड दैट कैरेक्टर। उस कैरेक्टर में अगर रहेगा तो वो भी रिलेवेंट है। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट देखिए, स्टेटमेंट मेड बाय पार्टी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर।
person who have any proprietary or pecuniary interest in subject matter of the proceeding and who make the statement in their character of person also interested. इसमें ऑप्शन था, अभी देखते हैं कि ऑप्शन नहीं है। ओके सॉरी, तो ये पार्टी क्या है, सब्जेक्ट मैटर। अब भाई पार्टी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट मैटर, अदर हु हैव प्रोप्राइटरी और पेक्यूनियरी इंटरेस्ट। अभी क्या बोल रहा है कि वैसे पार्टी का एडमिशन भी रिलेवेंट होगा जो कि इंटरेस्टेड होंगे सब्जेक्ट मैटर में। सब्जेक्ट मैटर किस तरह का हो सकता है, या प्रोप्राइटरी, मतलब यहाँ बोला जा रहा है पेक्यूनरी का मतलब होता है मॉनेटरी, पैसे से रिलेटेड। प्रोप्राइटरी मतलब ज़मीन जायदाद इस तरह के सेंस में। तो अगर आपका कोई ज़मीन, मैंने अभी भी समझाया आपको, उसमें आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो लेकिन आपके फादर इन्वॉल्व हैं, तो आप अगर वो ख़ानदानी ज़मीन आ रहा है, अगर आपके फादर केस आ जाते तो आपको कुछ प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आपका प्रोप्राइटरी शेयर खत्म हो जाएगा। उसी तरह से मैंने अभी समझाया, बाय पर्सन फ्रॉम वॉम इंटरेस्ट ड्राइव, पर्सन्स फ्रॉम वॉम द पार्टीज टू द सूट हैव ड्राइव्ड देयर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट आर एडमिशन इफ दे आर मेड ड्यूरिंग द कंटिन्यूअंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट। अब वैसे लोग जो इंटरेस्ट ड्राइव कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझाया कि एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है, ट्रस्ट का केस चल रहा है, ठीक है, कर ट्रस्ट में आप भी एक मेंबर हो, अगर ट्रस्ट केस हार जा रहा है तो आपके को भी लॉस होगा, तो आपका भी एडमिशन रिलेवेंट होगा, एडमिसिबल होगा, इन सेंस कि आप एडमिशन अगर कुछ देते हो तो उसे लिया जा सकता है क्योंकि आप उसके एक पार्ट हो। 19 आप पढ़ लेते हैं। एडमिशन बाय पर्सन वो पोजीशन मस्ट बी प्रूव, आपको मैंने बताया था, तो इसको पहले ये समझिए। इसको समझने के लिए अगर यहाँ पे ऑन हो जाता तो वो ऑप्शन, तो ये एडमिशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट फॉर बी, बी sues ए फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट ड्यू फ्रॉम सी टू बी, ए डिनाइज दैट रेंट वाज ड्यू फ्रॉम सी टू बी। अब देखो, ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट, आर्यन ने क्या, आर्यन ने कलेक्ट करना शुरू किया रेंट अंडर दी स्टेट बबलू, मतलब बबलू इज दी ओनर और ए जो है, आर्यन जो है उसका एजेंट है। अब बबलू ने आर्यन को स्यू कर दिया, क्यों कर दिया, नहीं कर रहा था वो किससे रेंट कलेक्ट, किससे नहीं कर रहा था, सी। फॉर बी sues ए फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट ड्यू फ्रॉम सी टू बी, ठीक है। ए डिनाइज, आर्यन ने बोला कि भाई हमने रेंट क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया, डिनाइज रेंट वाज ड्यू फ्रॉम सी टू बी, कोई रेंट ही ड्यू नहीं था चिंटू के यहाँ, जो बबलू का कोई रेंट ड्यू ही नहीं था चिंटू के यहाँ। आई स्टेटमेंट बाय सी, अब कोई स्टेटमेंट अगर सी दे देता है, ये चिंटू को स्टेटमेंट देता है, ये थर्ड पार्टी है। अब देखो बी सी यू ए, मतलब बबलू ने सी किया ए को, चिंटू का कोई रोल यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन स्टिल अगर कोई स्टेटमेंट सी दे देता है, चिंटू दे देता है दैट द ही ओन्ड बी रेंट इज एन एडमिशन, लेकिन सी बहुत शरीफ है, चिंटू बहुत शरीफ है, बोलता नहीं भाई आपका रेंट हमारे यहाँ बाकी है बबलू भाई, नहीं समझे। तो वैसे तो जो सूट चल रहा है वो किस में चल रहा है, आर्यन और बबलू में, लेकिन सी के स्टेटमेंट, चिंटू के स्टेटमेंट ने ये क्लियर कर दिया कि सी का रेंट बाकी था, एंड इज अ रिलेवेंट फैक्ट एज अगेंस्ट ए इफ ए डिनाइज दैट सी डिड नॉट ओ रेंट टू बी। मतलब आर्यन ने क्या बार बार बोल रहा था, कोई रेंट ही ड्यूज नहीं है, कोई रेंट ही ड्यूज नहीं है, तो यही बात ये सेक्शन का बेयर एक्ट 19 का कह रहा है, स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन whose position or real liability it is necessary to prove as against any party to the suit or admission। उसका पोजीशन को पहले प्रूव करना, उसकी लियाबिलिटी को प्रूव करना नेसेसरी है। If such a statement would be relevant as against such person in relation to such position or liability in a suit brought by or against them, and if they are made whilst the person making them occupy such position is a subject to such liability। इतना थोड़ा सा ये घुमाने वाला आर्टिकल है, लेकिन मतलब सेक्शन है, लेकिन आप इस बेयर एक्ट को ये आसान से इलस्ट्रेशन से समझ लीजिए कि ए आर्यन रेंट कलेक्ट करता था बी का,
मतलब बी का भी जो भी बी के बिल्डिंग्स होगी ना, बबलू के बिल्डिंग्स होंगे, उसका रेंट कलेक्शन का काम दे दिया उसने आर्यन को। आर्यन को रेंट कलेक्शन, फिर बाद में बबलू ने केस कर दिया आर्यन पे। क्यों उन्होंने केस किया? कि वो चिंटू जिस बिल्डिंग में रहता है, जो बिल्डिंग तो बेसिकली बबलू का था, लेकिन चिंटू को जो उसने किराए पे दे रखा था उससे वो पैसा वसूल नहीं हो रहा था। और ये भी बोल रहा था एको कि भाई चिंटू के यहाँ कोई पैसा ही तुम्हारा बाकी नहीं तो मैं क्या वसूलूँ। लेकिन चिंटू बहुत शरीफ आदमी, उसने बोला बबलू भाई आपका पैसा बाकी है। तो जब केस चला तो जो चिंटू का स्टेटमेंट इज अ रिलेवेंट स्टेटमेंट, यही कह रहा है सेक्शन 19। अब सेक्शन 20 देखो, एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड बाय टू अ पार्टी और टू सूट। बहुत सिंपल सा बात है, स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन टू वार्म पार्टी टू द सूट वाज एक्सप्रेसली रेफर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इन रेफरेंस टू मैटर इन डिस्प्यूट और एडमिशन। अभी क्या था? द क्वेश्चन इज वेदर ए हॉर्स सोल्ड बाय ए टू बी साउंड। A says to B, go and ask C. C all know about it. C statement is admission. The question क्या था कि whether a horse sold by A to B sound. लेकिन A ने बोला कि जाओ B से, मतलब A says to B. A ने B को कहा तुम C से पूछ लो, वो सब कुछ जानता है। तो C का एडमिशन इज, C का स्टेटमेंट क्या होता है? एडमिशन होता है। ये टोटल 3 सेक्शन 17, 18, 19, 20 आप समझ गए हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने की कोशिश बेर एक्ट से ज़्यादा अच्छे से करा दी। तो आप पर एडमिशन इज रेलेवेंट ओनली इन द सर्कमस्टांसेस मेंशन इन द एक्ट। अ पार्टी सुइंग और बीइंग सुइड इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, आप समझ गए, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर के दौरान उसका कोई प्रोप्राइटी इंटरेस्ट हो या पेक्यूनरी इंटरेस्ट हो, उसके ज़मीन का मैटर हो, उसको उस पैसा से, अब बैंक में पैसा फंस गया किसके, मान लीजिए कोई किसी के गार्जियन होंगे, उनका डेथ हो गया, अब उनके 4-5 बेटे, अब उस गार्जियन का बैंक में 2-4 करोड़ रुपये फंसा हुआ है। अब बैंक ने लीगल हायर को सुनना, तो उनके बीच में कुछ केस हो गया, तो इनको कुछ ना कुछ प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट मिलना है, तो जो उसको मिलना है, अब उस बेटों के कुछ बेटे, तो वो सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्टेड हो गए ना। अ पर्सन फ्रॉम वॉम द पार्टी टू सूट हैव ड्राइव देयर इंटरेस्ट। मैंने बता दिया, अगर 1,00,000 करोड़ की कोई कंपनी, आपने 100 रुपये का भी शेयर खरीद लिया, तो आप इंटरेस्टेड रहते हैं उनके केस में, लिटिगेशन में, भाई क्या हो रहा है, क्योंकि आपके शेयर पर असर पड़ सकता है। अ पर्सन उस पोजीशन इज नेसेसरी टू प्रूव इन अ सूट। आपने देख लिया किस तरह से उस रेंटर का पोजीशन को हमें पहले उसको प्रूफ करना पड़ा, तो वो हमारी रिलेवेंट रहा। ये सेक्शन 19 कहता है। और अगर रेफरी के पास भेजा जा रहा है, किसी एम्पायर के पास भेजा जा रहा है सेक्शन 20 में, तो उसका किया गया सारा स्टेटमेंट भी एडमिशन होगा। अब एडमिशन 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल, जुडिशियल। जो कोर्ट रूम में क्या हो जाए, मजिस्ट्रेट के सामने हो जाए, वो फॉर्मल या जुडिशियल एडमिशन। जो आउट ऑफ द कोर्ट किसी के सामने हो जाए, वो क्या होगा? इनफॉर्मल या कैजुअल एडमिशन। तो फॉर्मल और जुडिशियल एडमिशन आर दोज एडमिशन दैट आर मेड बाय अ पार्टी ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द केस। किसके दौरान? केस के प्रोसीडिंग के दौरान। फॉर एग्जाम्पल, स्टेटमेंट मेड गिवन बाय द पार्टी टू अ केस इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग फॉल अंडर कैटेगरी ऑफ फॉर्मल और जुडिशियल एडमिशन। जो सिंपल सी बात है, मजिस्ट्रेट में के दौरान दिया गया सारा बयान, वो क्या हो गया? जुडिशियल एडमिशन। इनफॉर्मल एडमिशन क्या होता है? मेड इन द कैजुअल कन्वर्सेशन इन इग्नोरेंस ऑफ द पॉसिबिलिटी बीइंग यूज्ड इन द फ्यूचर लिटिगेशन। आप कुछ ऐसा बात बोल रहे हो सकता है कि वो यूज़ कर लिया जाए बाद में, फॉर एग्जाम्पल विथ फ्रेंड, फैमिली, नेबर, आप किसी के साथ दे रहे हो एडमिट, कहीं भी एक मजिस्ट्रेट के सामने, वो हो गया आपका जुडिशियल। अब बाकी दुनिया में एक्सेप्ट मजिस्ट्रेट सब वो हो गया नॉन फॉर्मल, है ना, वो कैजुअल, वो इनफॉर्मल, सब चीज़। इन केस ऑफ अयोध्या प्रसाद भार्गव वर्सेस भवानी शंकर भार्गव एंड अनदर ऑन 8 May 1956, द ऑनरेबल कोर्ट हेल्ड दैट unlike judicial admission which are binding upon the parties, extrajudicial admissions are only partly binding. The exception to this principle is found in the case where they operate as or have the effect of estoppel. कोर्ट ने ये सिंपल सा चीज़, लॉजिक को बहुत बड़ा कर दिया कि भाई आप जब एक मजिस्ट्रेट के यहाँ है, आप मजिस्ट्रेट के सामने खड़े हुए हैं कोर्ट लॉ में, और आप कुछ जब बोल रहे हैं, तो उसकी एविडेंशियल वैल्यू तो बहुत हाई होनी है ना, उसको तो हाई पे जाना ही है, क्योंकि आप मजिस्ट्रेट के सामने हैं, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर खड़े हैं, तो आप जो कुछ बोलोगे उसका बहुत ज़्यादा एविडेंशियल वैल्यू होगा। लेकिन आप एक पार्टी में कुछ बोल रहे हो, तो उसके एविडेंशियल वैल्यू इसके कंपेयर में तो कम होना ही होना है, तो पार्टली बाइंडिंग होता है। वाई अदर एडमिशंस आर एडमिसिबल, क्यों एडमिशन एडमिसिबल होते हैं? ये देख लो, एज अ वेवर ऑफ प्रूफ व्हेन पार्टीज मेक्स एन एडमिशन ऑफ फैक्ट, इट इन टर्न इट अमाउंट्स ऑफ टू अ वेवर ऑफ प्रूफ ऑफ सच अ फैक्ट। इफ अ पार्टी एडमिट एनी फैक्ट ऑफ इट्स ओन, देन देयर इज नो नीड टू गिव एविडेंस टू प्रूव सच अ फैक्ट। भाई दोनों ने बोला, जब सोहन और मोहन ने ये बोल दिया कि ज़मीन रोहन जी की है और बाथरूम
बना हुआ है, पिछले एग्जाम्पल जो मैंने बताया, इस पर कोई बहस करने की जरूरत है नहीं। करने के बाद एज ए वेवर ऑफ प्रूफ, एडमिशन एज अगेंस्ट स्टेटमेंट, आपने वो सारा कंडीशन देखा। एक सूट में उसका एडमिशन हो सकता है जो पार्टी है, उसके एजेंट का एडमिशन स्टेटमेंट एडमिशन हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर वाले का हो सकता है, जिसका सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट हो उसका स्टेटमेंट एडमिशन हो सकता है, और जो इंटरेस्ट ड्राइव करे। अगर इनमें से पांचों कैटेगरी के किसी आदमी ने कुछ ऐसा वैसा बोल दिया तो उसका इंटरेस्ट क्या हो सकता है, उसके अगेंस्ट भी तो जा सकता है ना वो बात। तो यही है। लेकिन मीडिया तो दिन भर कुछ बोलती है, उसके अगेंस्ट में अगर मान लीजिए सुशांत सिंह को न्याय नहीं मिला तो मीडिया के सामने कुछ हुआ नहीं हुआ। आर्यन केस में एनसीबी ने बाद में बोला कि कोई केस ही नहीं बन रहा है, तो मीडिया को कुछ हुआ नहीं हुआ, तो इसलिए उसको उसके स्टेटमेंट को एडमिशन हम लोग नहीं मानते हैं। एडमिशन एज एविडेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, ये 3 फैक्टर है जिस वजह से एडमिशंस आर एडमिसिबल। एडमिशन इज कंस्टिट्यूटेड एज एक्सेप्शन ऑफ द हेयरसे रूल, ये भी वन ऑफ द एक्सेप्शंस है, जैसे हेयरसे रूल में रेस गेस्टाई था एक्सेप्शन। एडमिशन कैन ओनली बी एग्जामिन्ड एज अ होल, कैन नॉट बी डिवाइडेड एज अ पार्ट। सिंपल सी बात है, आपने दो पारा आपने एडमिशन दिया डॉक्यूमेंट्री प्रूफ में कोर्ट में, एक पारा को यूज़ कर लिया गया, सेकंड पारा को यूज़ नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता है। यू मस्ट हैव टू यूज़ द बोथ होल टोटल, अदरवाइज यू हैव टू रिजेक्ट द टोटल। टोटली की बात होगी, आप बीच की चीज़ों को नहीं ले सकते। एंड एडमिशन ऑन पॉइंट ऑफ लॉ इज नॉट बाइंडिंग। लॉ क्या है उसके ऊपर आपको, आप बस पॉइंट ऑफ फैक्ट्स पे बताओ ना बात। एडमिशन बाय द कंडक्ट इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द सेक्शन बट डील्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट। एडमिशन बाय कंडक्ट, कंडक्ट हमने कहाँ पढ़ा है, सेक्शन 8 में पढ़ा है। सिंपल सा बात है, सेक्शन 8 में हमने पढ़ा मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट दो तरह का, एक प्रीवियस एक सब्सिक्वेंट, है ना। ये दोनों कंडक्ट कहाँ पड़ा, सेक्शन 8 में। द कंडक्ट वेदर एक्टिव और पैसिव बिकम एविडेंस फॉर द एडमिशन, ये चीज़ें हमने पढ़ा। क्या एविडेंशियल वैल्यू है एडमिशन किया, सब्सटेंसिव प्रूफ पीस ऑफ एविडेंस बट नॉट कंक्लूसिव। सिंपल सी बात है, एविडेंशियल वैल्यू बहुत हाई है लेकिन कंक्लूसिव नहीं है। अगर आपने किसी ने प्रिजम्पशन को पढ़ा है या आपने पुराने लेक्चर सीरीज में प्रिजम्पशन को जानते हैं, तो प्रिजम्पशन में 3 चीज़ें होती थी, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और एक कंक्लूसिव प्रूफ। अभी इसमें क्या था, मे प्रिज्यूम में कोर्ट का जज जो है उनका डिस्क्रिएशन चलता था, आप वो प्रिज्यूम कर भी सकते थे, नहीं कर सकते। जब शैल प्रिज्यूम लिखा गया एक्ट में, वहाँ पे किसी प्रकार का डिस्क्रिएशन नहीं, यू नीड टू टेक दिस थिंग, आपको वो चीज़ ले लेना है अदर अनटिल एंड अनलेस कि जो अपोजिट पार्टी है उसके लिए आपके पास एविडेंस लीड करती है कि नहीं सर ऐसा नहीं, कॉन्ट्रेरी एविडेंस लीड करती है, लेकिन डिस्क्रिएशन तो आपको लेना है। ये शैल प्रिज्यूम वाले जो भी एक्ट होंगे उसमें लिखे हैं, जो भी है उस पर लिखा हुआ है। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब क्या होता है, यहाँ तो डिस्क्रिएशन लेना ही लेना है और आप एविडेंस एज ए अपोजिट पार्टी लीड नहीं कर सकते हैं, बस कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं एक्ट में, उसी पे आप एविडेंस दे सकते हैं। जैसे सेक्शन 112 की बात कर ले हम लोग, जहाँ पे क्या होता है, लेजिटिमेसी ऑफ दी चाइल्ड बॉर्न इन अ वैलिड वेडलॉक। कोई वैलिड मैरिज है, एक वैलिड मैरिज कंटिन्यू कर रहा है, उसमें कोई बच्चा अगर पैदा हुआ है तो वो बच्चा लेजिटिमेट ही माना जाएगा, वो वैलिड बच्चा माना जाएगा। उसमें बस एक एक्सेप्शन दिया गया, अगर ये पार्टी प्रूफ करने में सफल हो गई कि नॉन एक्सेस था इनको, क्या कि नॉन एक्सेस ऐसा बायोलॉजिकल फैक्टर है कि बिना उसके बच्चा पैदा नहीं हो सकता है, तो आप एविडेंस लीड कर सकते हो कि बच्चे की माँ कुवैत में थी, अब बच्चे का फादर जो था इंग्लैंड में था, इट्स नॉट पॉसिबल कि बच्चा हो सकता था, एक्सेस प्रूफ हो गया। लेकिन ये आप नहीं कर सकते थे, दोनों रांची में रहते थे, दोनों के डिस्टेंस एक, दोनों में रिलेशन, दोनों एक घर में रहते थे, लेकिन बच्चा इसका नहीं है। आप ये प्रूफ, ये इस बात पे आप एविडेंस लीड ही नहीं कर सकते हो। इफ दे आर लिविंग इन द सेम रूम, इफ दे आर लिविंग इन द सेम हाउस, दे हैव नो गुड रिलेशनशिप, ये पता है सबको कि अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, और बच्चे की लेजिटिमेसी, बच्चा पैदा हो जाता है, आप किसी भी तरह से उस बच्चे की लेजिटिमेसी कोई एविडेंस को लीड ही नहीं कर सकते हो। ये होता है कॉन्क्लूसिव। तो मैं इसलिए इस कॉन्क्लूसिव पे आपको जोर दे रहा था कि एडमिशन क्या होता है, सब्सटेंसिव पीस तो होता है लेकिन कंक्लूसिव नहीं होता है। इन केस ऑफ भारत सिंह
Bharat versus Bhagirathi, 1966, the Supreme Court held admission as a substantive piece of evidence by themselves in view of Section 17 and 21 of the Indian Evidence Act. So they are not conclusive proof of the matter admitted, है ना, इसके अगेंस्ट आप एविडेंस लीड कर सकते हो. एडमिशन मस्ट बी क्लियर, स्पेसिफिक, अनएम्बिगियस. ना ज़रूरी है आप किसी बात को बोल लो सर मैंने उसका कत्ल किया, और लगता है नहीं भी किया, और क्यों किया तो ये मुझे नहीं पता, इट इज़ नॉट क्लियर ना. आप बोलो हाँ मैंने मर्डर किया है, मैंने उसे लाठियों से मार के मर्डर कर दिया, इट्स अ क्लियर थिंग दैट यू हैव एडमिटेड कि आपने मर्डर किया है. It must be clear, specific and unambiguous and in own words of the person making it. An admission must be read in entirety and no statement out of context can be constitute admission of any fact. बीच से लिया हुआ लाइन को आप एडमिशन नहीं बना सकते हैं. जो पूरा स्टेटमेंट उसका होगा वो पूरा एडमिशन होगा या नहीं होगा, सिंपल सी बात है. Admission is estoppel, it is under the section 31 of the Indian Evidence Act that proves that the admission may operate as a estoppel as it not just the conclusive proof of the matter. Section 115 or 117 of Indian Evidence Act will apply for the admission as estoppel. Estoppel पे हम लोग पढ़ेंगे जब ये सेक्शन तक पहुंचेंगे, लेकिन estoppel आप समझ लीजिए आपने या किसी और ने एक्स ने ये ज़मीन दिखाई, ये देखो ये ज़मीन मेरा है ना, और उसने वाई को ये ज़मीन बेच दी, बाद में ये ज़मीन एक्स को आ गई, अब वाई एक्स को ये बाद में ज़मीन मिल गई तो इसको ये देना पड़ेगा. आप कोर्ट में जाएगा सर उस समय जब था टाइटल ये था, कोर्ट बोलेगा तुमने बोला था ना, तुम रुक जाओ यहाँ पे, यू कैन नॉट गो बैक टू योर स्टेटमेंट, यू कैन नॉट रिट्रैक्ट योर स्टेटमेंट. स्टॉपल का मतलब स्टॉप कर देना, आपके स्टेटमेंट आपने जो दिया उस पर आपको स्टॉप कर देना. दैट इज द सिंपल कंसेप्ट ऑफ स्टॉपल. बट वी डिस्कस दिस कंसेप्ट इन अ वेरी वाइड मैनर एंड व्हेन विल कम टू द सेक्शन 115 117 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. एविडेंशियरी वैल्यू एज सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस एंड नॉट कंक्लूसिव प्रूफ में देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था बनारसी दास वर्सेस काशीराम 1963 का. इट्स अ वीक, उसमें कोर्ट ने कुछ और ही कहा, उसने कोर्ट ने कहा वीक टाइप ऑफ एविडेंस है एंड कोर्ट में रिजेक्टेड इफ इट कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड. देखो कॉन्ट्ररी प्रूफ इसलिए वहाँ पे अगर आप कोरोबरेट करोगे दोनों जजमेंट को, एविडेंस लीड किया जा सकता है. अगर एविडेंस लीड कर दिया गया एडमिशन के खिलाफ तब कोर्ट को मानना पड़ेगा और कोर्ट इसके अगेंस्ट जा सकती है. इन विश्वनाथ प्रसाद वर्सेस द्वारका प्रसाद 1974 द सुप्रीम कोर्ट मेड फर्दर ऑब्जर्वेशन एडमिशन आर सब्सटेंसिव एविडेंस बाय देमसेल्फ तो दे आर नॉट कंक्लूसिव. ये सिंपल सा बात हम लोग समझ चुके हैं कि सब्सटेंसिव है लेकिन कंक्लूसिव नहीं है. एडमिशन ड्यूली प्रूव्ड और एडमिसिबल इन एविडेंस इररिस्पेक्टिव फैक्ट वेदर द पार्टी मेकिंग देम अपीयर्ड एज अ विटनेस और नॉट, अगर अपीयर्ड हुए विटनेस और नॉट, लेकिन अगर उसे सही ढंग से लिया गया, प्रोसीजरल ढंग से लिया गया है तो वो क्या है, वो एडमिसिबल है. क्लैरिफिकेशन एडमिशन विल बी एडमिसिबल इवन व्हेन द पार्टी इज नॉट क्लियर. अगर वो विटनेस को तौर बुलाए गए तब भी. इस पर हम लोग और चर्चा करेंगे. सेक्शन अभी 21, 22, 23 तक हमें पढ़ना है. इस तरह से मुझे लगता है कि आपको एडमिशन के बारे में तो कम से कम कुछ याद करनी जरूरत नहीं. अगर आप लॉजिक से समझें तो बहुत ही ईजी है. और कुछ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अंडर एविडेंस एक्ट ये आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडमिशन, कन्फेशन, डाइंग डिक्लेरेशन, यही सब तो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट, है ना. कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे कैसे, कोरोबरेट कैसे करेंगे, ऐसे प्रैक्टिकल भी एज ए एग्ज़ाम जुडिशरी के लिए या जहाँ भी सिलेबस एविडेंस. एपीओ के एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन इसी से, क्रिमिनल लॉ एज ए एपीओ आपको क्रिमिनल लॉ पे आपको पकड़ होना चाहिए, तो इसलिए 35, 25 जहाँ भी नंबर अगर प्री के बात बता रहा हूँ सब में आता है. थैंक यू. अगर कोई आपको ऐसा डाउट हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं या आप हमें कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू.